नमस्कार, वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आज 9 फरवरी 2022 है। वेलकम टू फाइनेंशियल न्यूज एनालिसिस। आज के लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन गेट इन टच विथ मी वाया इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। अपने दिन की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट, एक मोटिवेशनल स्टोरी से कीजिए विथ क्यूरियसली फॉरएवर पॉडकास्ट। ये सभी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। हमारी दो चैनल्स हैं, एक है क्यूरियसली एजुकेशन, एक है क्यूरियसली फॉर एवर। इन दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इनफैक्ट क्यूरियसली फॉर एवर पर कल मैंने इंडिया इजराइल के 30th एनिवर्सरी, दोनों देशों के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, इसकी 30th एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की। तो एक इन डेप्थ एनालिसिस इस इंडिया और इजराइल के रिलेशन का मैंने एक वीडियो बनाया है और इसमें लॉन्च किया है, तो इसको ज़रूर देखिएगा। और आज का वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड रिमेंबर, आप ही इस चैनल के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो प्लीज शेयर दिस लेक्चर विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल। ग्लोबल ब्रांड्स मस्ट बी मार्केट सेंसिटिव, ये इकोनॉमिक टाइम्स का एक एडिटोरियल है। फर्स्ट लाइन क्या कहती है? 5 फरवरी पाकिस्तानी ऑपरेशंस ऑफ Hyundai, Kia, KFC and Pizza Hut jumped on the usual bandwagon of commemorating special days on the calendar. जो दिन आते हैं ना, जैसे हमारे देश में इंडिपेंडेंस डे होता है या फिर कोई दूसरा ऐसा कोई इम्पोर्टेंट, रक्षाबंधन है, दिवाली है, तो हम देखते हैं कि अलग अलग ब्रांड्स जो हैं वो ग्राफिक्स और ये सारी चीज़ें एडवर्टीजमेंट बनाकर ये सारे डेज को सेलिब्रेट करती हैं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। प्रॉब्लम तब होता है जब आप किसी कंट्रोवर्शियल चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। अब इन कंपनीज ने बिना सोचे समझे क्या किया कि 5 फरवरी को पाकिस्तान जो है वो कश्मीर सॉलिडारिटी डे सेलिब्रेट करता है। अब पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ये कहता है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का पार्ट है। अब इतिहास क्या है हम जानते हैं, राइट। अभी भी भारत का एक पोर्शन जिसको हम कहते हैं POK, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये पाकिस्तान के कब्जे में है। तो अब ये कंपनीज Hyundai, Kia, KFC, पिज़्ज़ा हट, ये हमारे देश में भी ऑपरेट कर रही हैं, उनके देश में भी हैं। और अगर आप ऐसे दिनों को सेलिब्रेट करेंगे तो फिर क्या होगा? ऑफ कोर्स कंट्रोवर्सी ही पैदा होगी। यू डोंट हैव टू बी सन त्जू to know that for business that operates in multiple markets, especially in countries hostile to each other, this is throwing a grenade into your own compound. पाकिस्तान और भारत के बीच में जो रिलेशन है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, काफ़ी हॉस्टाइल है। और कश्मीर का मैटर जो है ये तो बहुत ही सेंसिटिव है। तो अगर ऐसी कंपनीज जो मल्टीपल मार्केट्स में, पाकिस्तान में, भारत में, दूसरे देशों में ऑपरेट हो रही हैं और वो ऐसे कंट्रोवर्शियल दिन को अगर सेलिब्रेट करेंगे, तो इसका मतलब यही है कि अपने ही कंपाउंड में आपने एक बम ब्लास्ट कर दिया। यही हुआ। आज के ज़माने में कंज्यूमर्स जो हैं वो बहुत ही स्मार्ट हो चुके हैं। आज हम सब सोशल मीडिया और इन सारे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल न्यूज़, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इन्फॉर्मेशन इज़ ऑन आवर पाम, यानी कि हमारा जो स्मार्टफोन है उससे हम घर बैठे बैठे दुनिया में क्या क्या हो रहा है ये जान सकते हैं। मुझे आज भी याद है कि एक कंपनी है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, मैं नाम उसका नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उस कंपनी ने एक बहुत बड़ा कैंपेन लॉन्च किया था। वो हेल्थी फूड को लॉन्च कर रहे थे और हेल्थी फूड को प्रमोट कर रहे थे। फिर कंट्रोवर्सी तब हुई कि ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसके बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं। तो एक तरफ आप हेल्थी फूड को प्रमोट कर रहे हैं और दूसरी तरफ यही कंपनी जो है वो सिगरेट्स भी बना रही थी। तो फिर लोगों ने प्रश्न उठाए कि आप एक तरफ सिगरेट बेच रहे हो और दूसरी तरफ नाटक कर रहे हो हेल्थी फूड का। तो ये बहुत बड़ा एक विवाद हो गया था। फिर टेस्को नाम की एक कंपनी है, आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन UK, उस टाइम पर वहाँ के लोगों ने विरोध किया था क्योंकि उनको पता चला कि टेस्को और दूसरी ऐसी जो टेस्को तो नहीं, टेस्को वाज आल्सो देयर, और टेस्को के साथ साथ प्राइमार्क नाम की एक कंपनी है UK में, कपड़े बेचती है। आई एम नॉट श्योर वेदर अभी भी वो चल रही है, नहीं, आई थिंक चल रही है, बट एनीवे उनके स्टोर्स बहुत ही बंद हो गए हैं। तो ये जो प्राइमार्क और टेस्को है, उनको पता चला कि उनके कुछ प्रोडक्ट्स जो इंडिया से आते हैं तो यहाँ पर बाल मजदूरी करवाई जाती है, चाइल्ड लेबर करवाया जाता है। तो फिर वहाँ के लोगों ने टेस्को और प्राइमार्क के कपड़े और ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो ख़रीदना बंद कर दिया। तो अब सोचिए कि आज के ज़माने में अगर ऐसी चीज़ों के ऊपर भी
आपकी ब्रांड इमेज जो है वो अफेक्ट हो सकती है। तो इतनी बड़ी मार्केट भारत जो है वो ऑटोमोबाइल की बहुत बड़ी मार्केट है। कंपेयर टू पाकिस्तान वी आर ह्यूज। और आई एम नॉट सेइंग कि पाकिस्तान में जो Hyundai ऑपरेट कर रही है तो वो ऐसा दूसरे दिनों को, अगर पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है तो उनको सेलिब्रेट करें, लेकिन कश्मीर सॉलिडारिटी डे अगर आप सेलिब्रेट करेंगे तो फिर भारत के कस्टमर्स जो हैं वो तो नाराज़ होंगे ही। फाइनली कंपनीज को माफ़ी मांगनी पड़ी। इसके बारे में हमारे जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, उन्होंने भी पार्लियामेंट में कहा कि उनको और ज़्यादा माफ़ी मांगने की ज़रूरत है और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक भी होगा। वैसे Hyundai और KFC ऐसी कंपनीज हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करती हैं, लेकिन कोई भी ब्रांड जो होती है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप समझ लीजिए। ब्रांड जो है ना वो कंज्यूमर के परसेप्शन पर, हमारा उस ब्रांड को देखने का जो नज़रिया है, वही चीज़ ब्रांड को बनाती है या फिर बिगाड़ती हैं। अगर हम किसी ब्रांड को नेगेटिव तरीके से देख रहे हैं तो फिर वो ब्रांड जो है ना वो कितनी भी कोशिश, वो कंपनी कितनी भी कोशिश कर ले, वो एक नेगेटिव ब्रांड के तौर पर ही रह जाएगी। और एक पॉजिटिव ब्रांड की अगर छवि बन गई तो फिर आपको उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। ब्रांड बनाना डिफ़िकल्ट है और ब्रांड एक बार आप बन जाए उसके बाद उस ब्रांड के स्टेटस को, पॉजिटिव स्टेटस को मेंटेन करना जो है ना वो भी बहुत ही चैलेंजिंग होता है। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको देखें, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आज के ज़माने में कंपनीज जो हैं वो इस प्रकार की गलतियां जो हैं वो नहीं कर सकती। ये बहुत ही एक्सपेंसिव गलती होती है और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अब इनके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करेंगे क्योंकि उन्होंने ये गलती की। तो कंपनीज जो है ना, वी हैव टू बी, सभी कंपनीज के बारे में है और कंज्यूमर्स को भी अवेयर रहने की ज़रूरत है, नो डाउट, और कंपनीज को भी बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब इसके बारे में हमने बहुत बार बातचीत कर ली है, लेकिन आज फिर हम इसके बारे में क्यों बात करें, क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया है नंदन नीलेखानी साहब ने, जो इन्फोसिस के को फाउंडर हैं। अब आधार के साथ वो जुड़े हुए थे और उनके द्वारा दिए गए जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नंदन साहब ये कहते हैं कि ये जो इंडिया ने प्रपोज किया है डिजिटल रुपी, तो ये एक अच्छा स्टेप लिया है। उन्होंने ये कहा है कि इसमें जो एनोनिमिटी है, एनोनोमियस यानी कि जो सीक्रेसी हैं वो मेंटेन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि फिर इसके ऊपर नज़र रखी जाए, सर्वेलेंस रखा जाए, भारत सरकार ये डेटा कलेक्ट करे और देखे कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने डिजिटल रुपी ख़रीदे हैं। ये सारी चीज़ें अगर सरकार के पास आएगी तो फिर लोग जो हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनका ये भी ओपिनियन है कि हमारे पास दूसरे जो टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि UPI हैं, आधार हैं, तो इनकी वजह से ये जो डिजिटल रुपी है इसके लॉन्च को और ज़्यादा स्पीड मिलेगी। डिजिटल रुपी के आने से जो एक फ़ायदा होगा वो ये होगा कि अब हमारे कस्टमर्स और हमारी कंपनीज जो हैं वो होलसेल के साथ साथ रिटेल ट्रांजैक्शंस भी कर पाएगी। ज़्यादातर हम UPI से जो ट्रांजैक्शंस करते हैं वो छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस होते हैं, रिटेल ट्रांजैक्शंस होते हैं। लेकिन डिजिटल रुपी के आने के बाद हम बड़े, जैसे कि एक कंपनी को, किसी को 20 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़, 10 लाख, 15 लाख, जो भी बड़ी बड़ी अमाउंट जो हैं वो डिजिटल रुपी के माध्यम से हो पाएगी। नीलेखानी साहब ने यह भी बताया कि भारत ने जो डिजिटल एसेट्स हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगाया है ये एक अच्छा स्टेप लिया है और भारत ने डायरेक्टली ये भी बता दिया है कि क्रिप्टो जो हैं उनको करेंसी के तौर पर नहीं, लेकिन क्रिप्टो को एक एसेट के तौर पर ही भारत देखेगा। एक और चीज़ है जिसको कहते हैं स्टेबल कॉइन्स। अब स्टेबल कॉइन्स में ऐसा है कि एक स्टेबल कॉइन की कीमत अगर लेट्स से $1 है तो कंपनी आपको ये इश्यू करती है, तो कंपनी रिजर्व में $1 रखती है। तो अगर $100 ऐसे कॉइन्स इश्यू किए तो $100 जो है वो रिजर्व में रखेगी। अब इसमें भी ऐसा हो रहा है कि इसकी वैल्यू जैसे इंक्रीज़ होती है या फिर डिक्रीज़ होती है तो जो करेंसी है उसकी चेस्ट को मेंटेन करना जो है वो भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो कई बार स्टेबल कॉइन्स जो हैं वो भी अनस्टेबल कॉइन्स बन जाता है। लेकिन भारत ने ये जो डिजिटल रुपी लॉन्च किया है, क्योंकि ये सॉवरिन गारंटी वाला होगा डिजिटल रुपी, जस्ट लाइक जो हमारी नॉर्मल करेंसी है उसी प्रकार से डिजिटल करेंसी जो है उसको सॉवरिन गारंटी यानी कि सरकार की एक प्रकार की गारंटी होगी इसमें। तो दिस इज़ अ राइट स्टेप in a right direction. Globally, the rapid digitization of economies is throwing up a major challenge as countries seek to strike a balance between allowing certain degree of privacy in electronic payments while ensuring regulatory compliance. दुनिया की अलग अलग इकोनॉमीज में डिजिटाइजेशन जो है वो बढ़ रहा है
अब सरकार के लिए चैलेंजिंग बात यह है कि ये जो आपकी डिजिटल मनी है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं, उनकी प्राइवेसी भी मेंटेन की जाए और इसी के साथ साथ कंप्लायंस भी मेंटेन किया जाए। फिर ऐसा ना हो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल जो है वो ब्लैक मनी, टेररिज्म और इन सारी चीज़ों के लिए किया जाए। तो ये फाइन बैलेंस अचीव करना जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मूविंग ऑन टू द थर्ड टॉपिक, SBI वर्सेस SL इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास गया है अगेंस्ट SL इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, क्योंकि SBI ने जो है ना इस कंपनी को कुछ 100 करोड़ रुपए दिए थे। अब ये जो कंपनी है SL इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, ये सुभाष चंद्र जो एक मीडिया बैरन है, तो इनकी एक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटी की कंपनी थी और इस कंपनी ने बहुत सारे अलग अलग स्पेशल पर्पस व्हीकल्स यानी कि एक छोटी छोटी कंपनीज खोली जो टोल रोड्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एसेट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं। SBI ने 100 करोड़ रुपए 2 ऐसी SPVs को दिए थे। एक है SL विद्युत वितरण और एक कंपनी जो है इसका नाम है SL जबलपुर MSW। तो ये दोनों कंपनीज जो हैं ये बैंकरप्ट हो चुकी हैं, उन्होंने अपनी लोन्स पे नहीं की हैं, तो फिर केस चल रहा है इनके खिलाफ, राइट, इंसॉल्वेंसी का बेसिकली केस चल रहा है। तो इस चीज़ को लेकर SBI जो है वो NCLT के पास गई हैं और जब ये कंपनीज स्टार्ट की गई थी तब ये जो SL इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्होंने एक सॉवरिन गारंटी ली थी। उन्होंने गारंटी ली थी ये लोन की कि हम ये जो हैं गारंटी देते हैं कि एज यू कैन रीड हियर, कॉर्पोरेट गारंटी, नॉट सॉवरिन, सॉरी, द राइट वर्ड इज कॉर्पोरेट गारंटी दी थी SL इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ने, और अब ये कंपनीज जो है वो पैसे वापस पे नहीं कर पा रही हैं। L&T को टक्कर देने वाली कंपनी माना जाता था इसको, ऐसा माना जाता था कि भविष्य में ये जो SL इंफ्रा प्रोजेक्ट है ये L&T को टक्कर देगी, लेकिन 2019 तक इस कंपनी के ऊपर 14,000 करोड़ का कर्ज हो गया। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो गए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में डिले चल रहा था, किसी प्रोजेक्ट्स के ऊपर केस हो गए। तो ये सारे इश्यूज़, अलग अलग इश्यूज़ की वजह से ये कंपनी जो है ये रेड में चले, रेड इन द सेंस के फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो उतनी अच्छी नहीं रही और इस कंपनी ने कुछ अपने एसेट्स भी बेचे, तो SBI जो है वो अपने पैसे अब रिकवर करना चाहती हैं। मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, MG नरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब लेटेस्ट डेटा जो आया है वो ये कहता है कि MG नरेगा की जो डिमांड है ये डिमांड कम हुई है। तो क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ये एक अच्छी बात है। द रीज़न इज़ कि जब लोगों को दूसरे क्षेत्रों में, जैसे कि किसी फैक्ट्री में, किसी सर्विस सेक्टर में अगर जॉब मिल रही है तो वो फिर MG नरेगा में मिनिमम वेज जो मिलता है उसमें काम नहीं करेंगे। तो रूरल एरिया में लोग जो हैं, अब मीन्स MG नरेगा की डिमांड जो है वो कम हुई है, इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं उनको मार्केट में दूसरी जॉब्स मिल रही हैं। तो दिस इज़ ए गुड साइन। आंकड़े जो हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, लेकिन यहाँ पर आंकड़े जो हैं वो अप डाउन होते रहते हैं। आपको जो समझना है वो यही है कि अगर MG नरेगा की डिमांड ज़्यादा होती है इसका मतलब यह है कि मार्केट में जॉब्स अवेलेबल नहीं है, और MG नरेगा की डिमांड जब कम होती है इसका मतलब यह है कि मार्केट में नई जॉब्स अवेलेबल है। नई जॉब्स अवेलेबल है इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है वो अब ओपन हो चुकी हैं, अब प्री पेंडेमिक लेवल की जॉब्स जो हैं वो धीरे धीरे वापस आने लगेगी। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। इससे पहले का जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका जो है वो एक बहुत बड़े इकोनॉमिक मेल्टडाउन को फेस कर रहा है और इसमें भारत ने उनकी काफ़ी मदद भी की है। और आज का प्रश्न है कि इंडिया और UK के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, तो UK की गवर्नमेंट ने एक एनालिसिस किया है और उसका कहना यह है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से 2035 तक दोनों देश की जो GDP है उसमें कितने बिलियन पाउंड्स का एडिशन होगा। तो ये 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसमें से एक राइट आंसर है जो आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है। Thank you very much for watching this video. Don't forget to subscribe to our channels. Video पसंद आया तो hit the like button. Share this video with other students. I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.